Okay, now let us study how the plant obtain carbon dioxide. In class 9th we had talked about stomata. क्लास 9th में हम लोगों ने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है, which are tiny pores होते हैं present on the mainly lower surface of the dicot plants और मोनोकाट प्लांट्स में तो ऊपरी और लोअर दोनों में होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है डाइकॉट में। डाइकॉट का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जिनके सीड में दो सीड लीव्स होती हैं, दो बीज पत्र होते हैं। present on the surface of the leaves, massive amounts of gaseous exchange take place in the pores through these pores for the purpose of photosynthesis। तो इसमें जो पोर, जो स्टोमेटा है, पोर है, उसके थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर आती है और ऑक्सीजन जो रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो बाहर निकलती है। ऐसा नहीं, ब्रीथिंग प्लांट में भी होता है, डे नाइट प्रोसेस है ब्रीथिंग। प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन में और CO2 निकालते हैं एक्सेलेशन में, लेकिन चूंकि ज़्यादा क्वांटिटी उनको CO2 की चाहिए, इसलिए नहीं पता चलता है कि प्लांट जो है CO2 लेते हैं निकालते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं। नाइट में हम अच्छे से समझ सकते हैं, नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उसमें देखते होंगे कि बगीचों में कंसंट्रेशन CO2 का बढ़ जाता है रात में, और इसके थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ मतलब एक्सेस वाटर जो एवापोरेट होकर के निकलता रहता है। तो स्टोमेटा का कई काम है, रेगुलेटिंग दिस और जो है एवापोरेशन करना। और but it is important to note here that exchange of gases occur across the surface of stem। कह रहा है अभी तो लीव्स हैं, मेन तो यही है आर्गन, लेकिन स्टेम भी, स्टेम में जैसे बताया था हमने कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट मतलब अलग अलग पार्ट से गैसियस एक्सचेंज होता रहता है। हम लोगों के यहाँ ये नहीं है एक नोज के थ्रू नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया, ट्रैकिया लंग्स में आया। इनमें स्टेम्स में, रूट्स में लेंटी सेल्स होते हैं, वही बताया, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स एज वेल एज सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये सब अंडरलाइन आप कीजिएगा। The plant does closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। मीन्स कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस के लिए, सिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है तो ये अपने पोर्स को क्लोज कर लेते हैं। मीन्स इवनिंग, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। किसके होता है? स्टोमेटा के पोर का बंद होना खुलना ये गार्ड सेल्स होती हैं, उनके फंक्शन से। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, मतलब जब पानी इसमें चढ़ता है रूट के द्वारा, जाइलम के द्वारा, तो ये स्वेलिंग करके फूल जाती हैं और जो है ओपन हो जाता है। और जब रसारोहण और उसके बाद जब पानी मतलब निकल जाता है ऑपरेट हो करके, तो ये क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ट कर जाती हैं और बंद हो जाता है। causing the stomatal pore to open, similarly the pore closes if the guard cell shrink। अभी बताया मैंने कि जब श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाना, तो ये बंद हो जाती है। तो इसमें एक तरह से ट्रांसपिरेशन मेन रोल अदा करता है। ट्रांसपिरेशन पुल नीचे से एक जो वैक्यूम की तरह से ऊपर प्रेशर मतलब कम होता है और नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इस तरह से पानी ऊपर चढ़ता रहता है। जैसे हम लोग एक्स्ट्रा पाइप से जूस पीते हैं, ड्रिंक पीते हैं, ऐसे ही सिस्टम होता है। और पानी ऊपर ट्रांसपरेट होकर के पानी भाप बन के निकल रहा है और नीचे से पानी चढ़ रहा है। तो यहाँ एक टिप्टी दी गई है, ये आपको ट्रांसपरेशन दिखाया गया इस एक्टिविटी के तहत में। जार, बेल जार के अंतर्गत एक फ्लावरिंग प्लांट को रख दिया गया धूप में, और 2-4 घंटे बाद देखा गया है कि
बेल जार के वाल पर जो है पानी ड्रॉपलेट दिख रही हैं। तो ये ड्रॉपलेट कहाँ से आई? जो पानी पत्तियों से और अदर पार्ट से इवापोरेट हो रहा है, एक्सेस वाटर, ये है आपका। तो यही आपको यहाँ पे दिखाया गया है। टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट विच आर नियरली द सेम साइज, कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 days. Now place each plant on separate glass plates. Place a watch glass containing potassium hydroxide. कह रहा है कि वाच ग्लास देखिए बगल में रखा गया जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। KOH का काम क्या होता है? जो एब्जॉर्ब कर लेता है नमी को। प्लांट साइड वन ऑफ द प्लांट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार एज शोन इन फिगर 6.4, कवर कर दिया गया है। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार, और वैसलीन लगा करके सील कर दिए जिससे कि बाहर से एयर न जाने पाए, एयर टाइट। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। क्या किया गया है? करीब 2 घंटों तक प्लांट को धूप में रखा गया है। प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार। तो इसमें ये दिखाया गया है कि फोटोसिंथेसिस हुआ कि नहीं हुआ, CO2 मीन्स नेसेसरी है कि नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जिसमें कि एक रखा गया है वो बेलजार के अंदर पूरा पूरा CO2 एब्जॉर्ब कर लिया है और CO2 नहीं है। दूसरे पॉटेड प्लांट में बेलजार तो ढका गया है, कवर किया गया, सब कुछ है, लेकिन अंदर CO2 है और लाइट ट्रांसपेरेंट होकर के जा रही है। जो कि ग्लास का है ये, और लाइट पार होके जा रही है, ट्रांसपेरेंट है ये जार। तो सब कुछ मिल रहा है, पानी भी है, एयर, लेकिन CO2 दूसरे वाले में मिल रहा है, पहले वाले में नहीं मिल रहा है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट में स्टार टेस्ट नहीं होगा, आयोडीन टेस्ट करेंगे जब, तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। इसलिए ये शो करेगा कि हमने सब कुछ दिया, CO2 नहीं दिया, अर्थात CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें आपको यही दिखाया गया है। अगला आगे पढ़ते हम लोग। Based on the two activities performed above can be designed an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis। और ऐसे में भी कर सकते हैं सनलाइट एसेंशियल है, मतलब कीप द प्लांट इन सनलाइट अबाउट 2 hours, और दूसरा है सनलाइट जरूरी है कि नहीं है। तीसरा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं कि CO2 निकलता है कि नहीं फोटोसिंथेसिस में। अगला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वाटर जरूरी है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये सब है, इनको एक्टिविटी के थ्रू हम शो कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये जो ऑल रॉ मटेरियल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, एक तो सनलाइट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा वाटर। और so far we have talked about how autotrophs meet their energy। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो सेल्फ अपना भोजन बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट, अब एनर्जी कैसे मेंटेन करते हैं। बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग दियर बॉडी। और भी रॉ मटेरियल उनको अपने बॉडी को ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी होती है। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। वाटर टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं, जो लैंड में पाए जाते हैं, उनकी रूट्स सॉइल के अंदर नीचे जाती हैं सर्च ऑफ वाटर, पानी के लिए। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो भी है मिनरल्स, ये उन्हीं में डिजॉल्व होकर के रूट के थ्रू जा रहा है। मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। अगला है आपका पेज नंबर 6 पर आप देखेंगे 97 पेज से आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। तो इनार जो खाद के रूप में हम लोग डालते हैं, कंपोस्ट है या चाहे और भी हो, इनऑर्गेनिक खाद, अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट्स के रूप में। और इट इज टेक अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय
बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑर्गेनिक, जैसे हमने पढ़ा है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेगुमिनस फैमिली के प्लांट के जड़ों में जो पाई जाती हैं राइजोमियम फैमिली के बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं और प्लांट उनका एब्जॉर्ब करते हैं। अब आ जाइए आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक हो गया, ग्रीन प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, और उनका हम देख सकते हैं कि अगर एक चीज़ ना मिले तो क्या फूड बन रहा है कि नहीं बन रहा है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रो मीन्स क्या होता है, विषम, जो डिपेंड्स ऑन अदर, ईच ऑर्गेनिज्म इज अडॉप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट, द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स एंड एबिलिटी ऑफ फूड्स। एनवायरमेंट पर हम लोग एडॉप्ट हैं अपने अनुसार, जैसे जैसे जो जिस परिवेश में है उसी तरह से नेचर के अनुसार वो अडॉप्ट है। तो द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड एबिलिटी ऑफ फूड मैटर्स, किस तरह से उसको फूड मैटर्स मिल रहा है और किस तरह का वो भोजन करता है, इन सब चीज़ों के लिए उसकी बॉडी अडॉप्ट है, एज वेल एज हाउ इज ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज अ ग्रास और मोबाइल, स्टेशनरी मतलब जो फिक्स हैं, मोबाइल मीन्स जो एनिमल्स हैं जो अपने भोजन की तलाश में इधर उधर मूव करते रहते हैं, जैसे डियर है, वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज assessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion। तो क्या डिफरेंसेस है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, काऊ कैसे अपना भोजन लेगा उसके मॉडिफिकेशन क्या है, लायन अपना भोजन कैसे लेता है उसके बॉडी में मॉडिफिकेशन क्या है। हम पढ़ते हैं ना कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनीवोर, तो इनके बॉडी में इनके टीथ से लेके इनके पॉ क्लॉ से ले हर चीज़ों में डिफरेंसेस होते हैं। देयर इज अ रेंज ऑफ strategies by which the food is taken in and used by the organism. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. कुछ है जो फूड मटेरियल को शरीर के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं तब उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे फंगस है, लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ये क्या करते हैं डेड डिकेट पर डिकम्पोजर जिनको हम कह सकते हैं, या सेप्रोफिटिक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म है, ये डेड डिकेट पर ग्रो होते हैं और बाहर जो फूड मटेरियल होता है सड़े गले अंश उस पर ये कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करके वो अपना ग्रो करते हैं, अपना उससे एनर्जी लेते हैं। हम लोग क्या है फूड को खाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है तब हमको जाकर के एनर्जी मिलती है। टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज, व्हाट कैन बी टेकन in and broken down depends on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. Correct? Without killing them, बिना उनको मारे कैसे प्लांट्स या एनिमल से भोजन लेते हैं। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी, क्या बोलेंगे इस तरह से हम उन्हें, पैरासाइट मोड। अभी हमने एक पढ़ा हेट्रोट्रॉपिक पढ़ रहे हैं, हेट्रोट्रॉपिक में अभी हमने पढ़ा कि सेप्रोफिटिक मोड में जो अब भोजन को बाहर ही डाइजेस्ट करके तब उससे अपना लेते, जैसे फंगस वगैरह हो गए, और अब अपने होस्ट मतलब जिस पर वो ग्रो करते हैं उसको बिना मारे या किए जो है अपना भोजन ले रहे हैं, तो ये पैरासाइट कहलाते, परजीवी, एक्सटर्नल या इंटरनल, शरीर के बाहर है या शरीर के अंदर है, केवल अपने होस्ट बॉडी से ये भोजन लेते रहते हैं, चाहे पके पकाए मतलब डाइजेस्टेड या। द पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड
बाई अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कस्कुटा, ये प्लांट में आता, अमरबेल, टिक्स, लाइस, ये जू ढूल, लीच जोंक है, टेपवर्म फीता क्रीम है। तो ये कुछ पैरासाइटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। अगला हेडिंग है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब कैसे पोषण करते हैं ऑर्गेनिज्म। सिंस द फूड एंड the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organism। मतलब मीन्स है कि जैसे हम डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं, तो डिफरेंट टाइप के फूड जैसे मान लीजिए हर्बी डिपेंड्स ऑन प्लांट मटेरियल ओनली, या डिपेंड्स ऑन ओनली एनिमल्स, कार्निवोर हो गया, बोथ दोनों पर डिपेंड, जैसे हम लोग हैं। तो इसी तरह से अलग अलग में डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, बनावट में भी कुछ डिफरेंसेस होती हैं। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फूड may be taken in by in the entire surface but as the complexity, बताया था हमने कल ही आपको कि जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, प्रोटोजोन्स, जितने भी सिंगल सेल हैं, इनमें सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन के थ्रू फूड वैक्यूल्स आया और डाइजेस्ट होकर के फिर ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के रूप में बाहर निकल गया बेस्ट चीज़ें। डिफरेंट फंक्शन जैसे अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पोरली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, सेल सरफेस which fuse over the food particle forming a food vacuole. Inside the food vacuoles, complex substances are broken into simpler substances which then diffuse into the cytoplasm। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल से सिंपल में वो चेंज होकर के साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है और फिर अंत में रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी उससे रिलीज होती है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड जो है मटेरियल मूव टू द सरफेस सेल थ्रोन आउट। The material is moved to the surface of the cell and throughout. In paramecium, which is also a unicellular organism, paramecium भी एक कोशिकीय है। The cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot। अमीबा कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, इसलिए उसमें फिक्स नहीं होता कहाँ से भोजन किस पार्ट से आएगा, लेकिन पैरामीशियम का शेप फिक्स होता है और इसमें एक स्पॉट होता है जहाँ से भोजन आएगा, उसको हम माउथ की संज्ञा दे सकते हैं। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। इसमें बॉडी के चारों ओर रोए जैसे हेयर लाइक होता है, उसको सीलिया कहते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन विच कवर द एंटायर ऑफ द सेल। हेलो 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 हेलो। हाँ बेटा, सुन रहे हो नहीं, पता चले कि हम तो बोलते जा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, और आप लोग यहाँ देखिए दिखाया गया है कि अमीबा में क्या। बेटा ठीक है, ऐसी बातें ना हो, पबजी खेलोगे तो नुकसान किसका होगा, नुकसान होगा। हाँ देखिए, हम इसीलिए चूंकि बुक मतलब अब या तो इसकी फोटो खींच के तब लगाएंगे, अब इधर डायरेक्ट बुक से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए आपका चेहरा नहीं दिख रहा है या आप हमें नहीं दिख रहे हो, लेकिन बातें हमारी आप सुन सकते हो और हम आपकी, तो इसलिए आप रेडी रहिए और सुनते रहिए और समझते रहिए और बोलते रहिए। ये एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो यशचांत पढ़ाता तो आप लोग कहते हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, और उससे भी बताऊंगा कुछ अलग बातें होंगी तो। और यह हमने तो बोला था आप कुछ भी पूछ सकते हो इन सब चीज़ों से रिलेटेड, आप अपने पास बुक रखिए। चलिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मानो हम लोगों में कैसे न्यूट्रिशन होता है। द एलिमेंट्री कैनाल is basically long tube extending from the mouth to the anus। हम लोगों की जो आहार नाल है माउथ से लेकर के एनस तक होती है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। We can see the tube has different part, various
रीन आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. What happens to the food once it enter our body? इसके पहले आप क्लास 7 में, क्लास 8 में पढ़े होंगे. क्लास 7 पे हर्बीवोर्स काऊ में आप पढ़े होंगे कि 4 चैम्बर होता उसके स्टमक में, और भोजन पहले उन्होंने कड को च्यू किया, फिर उसके बाद जब बैठते हैं रेस्टिंग पोजीशन में पुनः उसको पाउच में लाते, इसलिए उनको रूमिनेंस कहा जाता है. वो सैक. तो और हर्बीवोर्स जो होते हैं उनकी आहार नाल लंबी भी होती है, चूँकि डाइजेशन सेलुलोज के डाइजेशन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और अपेंडिक्स क्रीमरूप प्रशिष्का मिलती है उनमें. हम लोगों में आज वो अवशेषी के रूप में, चूँकि हम लोग सेलुलोज का पाचन नहीं करते हैं. तो जो कार्निवोर होते हैं उनकी मतलब आहार नाल जो होती है वो छोटी होती है. तो कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस इट एंटर्स इन आवर बॉडी, वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस. यहाँ दिया गया है, टेक 1 ml स्टार सोल्यूशन 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब. 2 टेस्ट ट्यूब में 1-1% आप स्टार सोल्यूशन लीजिए ये भी, एंड 1 ml सलाइवा. ये टेस्ट ट्यूब, ये सलाइवा बेटा ये आपको 12th में भी ये प्रैक्टिकल है बायो में. सलाइवा मतलब लार ऐसे लीजिए आप. बोथ टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में अपना लार एक 20 से 30 मतलब मिनट तक उसको मिला करके रखिए. नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन. अब उसमें कुछ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन दोनों में 2-4 बूंद मिलाइए. देखिए इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व कलर चेंज. आप ये देखेंगे कि किस में कलर बदल रहा है या नहीं बदल रहा है. What does this indicate about the presence or absence of starch in the 2 test tube? तो अगर कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है तब आपको इस पता चलेगा. कलर चेंज हुआ तो सलाइवा क्या करता है, सलाइवा हमारे माउथ में स्टार्च को सिंपल थोड़ा माल्टोज में बदल देता है. और स्टार्च का टेस्ट हमने पढ़ा है कि स्टार्च के ऊपर जब हम आयोडीन डालते हैं तो ब्लैक ब्लूइश कलर होता है. तो सलाइवा ने तो उसको पहले ही कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में, तो कलर तो नहीं आना चाहिए. What does this tell us about the action of saliva on starch? चलिए, ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ बना हुआ है. टोंग है, माउस है, बक्कल कैविटी जिसको बोलते हैं, इसोफेगस, ये फूड पाइप आपका है. उसके बाद फिर स्टमक, फिर उसके बाद इधर ग्लैंड, लिवर ग्लैंड है, पैंक्रियाज, रेडी ग्लैंड है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, अपेंडिक्स नीचे. चलिए पॉइंट ध्यान दीजिए. Be various types of food which has to pass through the same digestive tract. तो डिफरेंट तरह के हम भोजन खाते हैं. हम लोग हेट्रोट्रॉपिक है, होलोजोइक है जो कि सॉलिड फूड लेते हैं. Nutritionally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. तो सबसे पहले न्यूट्रिशन में 5 प्रोसेस आते हैं. फर्स्ट प्रोसेस है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ पॉइंट है एसिमिलेशन, और फिफ्थ पॉइंट है इजेशन. तो 5 हेडिंगों में हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है इंजेशन. इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग फूड इनसाइड आवर माउथ. तो हमने भोजन को उठा के अपने हाथों से मुंह के अंदर डाला. अब प्रोसेस शुरू. फूड क्रस्ट करते हैं इसमें. अब दांत है, दांत के बारे में भी पढ़ेंगे. टीथ आपका तो 4 टाइप का टीथ होता है. फ्रंट के 4 दांत जो होते हैं क्या है, ये इंसीजर है जिसका कटिंग करना. साइड के 1 and 1 दोनों साइड में 2 दांत ऊपर, 2 और 2 नीचे, कैनाइन है, पॉइंटेड होता है, शार्प होता है. इसका काम होता है टीयरिंग, चीरने का. कार्निवोर में ज़्यादा डेवलप होता है, हर्बीवोर एनिमल्स में नहीं होता है. इसके बाद प्री मोलर है और मोलर है.
तो प्री मोलर को अग्र चवर्णक, मोलर को चवर्णक बोलते हैं। तो 3-3 की संख्या जो होती है, 2-2 की संख्या प्री मोलर की होती है और 3-3 प्री मोलर होते हैं। इस तरह से डेंटाइन स्ट्रक्चर जो बनता है पूरा, सिस्टीन ऊपर है, सिस्टीन नीचे है, और हाफ में एक साइड में 8 और एक साइड में 8, ऐसे लोअर जा में 8 लेफ्ट साइड में और 8 राइट साइड में। तो सबका फंक्शन हमने आपको बताया, आप पढ़े भी हो पिछले क्लासों में अच्छे से सब इन सब के बारे में। डेंटाइन स्ट्रक्चर क्या है, डेंटाइन कैविटी कैसे उसमें कैविटी बन जाती है, और दांत एक टूथ जो होता है उसका मेनली उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका क्राउन, नेक, जो कि गम में, और दांतों के ऊपर सबसे हार्डेस्ट लेयर जो बॉडी की हमारी सबसे हार्डेस्ट चीज़ होती है हमारे बॉडी में, वो इनेमल पाया जाता है जो दांतों के ऊपर लेयर होती है। और यही इनेमल जब धीरे धीरे क्षरण हो जाता है तो दांत हमारे में बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। आप देखते होंगे दांत काले हो जाते, उसमें गड्ढे, कैविटी बन जाती, खोड़र हो जाता है। तो जब हम कोई चीज़ स्वीट या और अदर चीज़ खाते हैं और दांत को साफ नहीं किया तो उसके टुकड़े उसमें रह गए, तो देखते हैं क्या होता है इसमें, बैक्टीरिया उसको पहले सड़ाएंगे, पहले सॉइल करेगा फूड मटेरियल, फिर उस पर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और अपना एसिड सिक्रीशन करते हैं, और उससे क्या होगी, हमारी इनेमल लेयर जो होती है वो डीके होगी, क्षरण होगी, और फिर धीरे धीरे उसमें कैविटी बनाना शुरू होगा और रूट तक पहुंच जाएगा, दांतों की जड़ों तक, और फिर दांत कमजोर हो जाएगा, हिलने लगता है, टूट जाता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, रूट कैनाल करवाते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा प्रोसेस चल रहा था कि हमने भोजन को लिया, अब टीथ का काम है भोजन को छोटे 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 पीसेस में कट करना, अच्छे से चबा चबा के हम खाते हैं इसलिए। उसके बाद सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनॉल ए टेक्सचर, हाँ यहाँ पे आपका क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनॉल इज सॉफ्ट, द फूड इज आल्सो वेटेड टू मेक इट्स पासेज स्मूथ। अब उसमें वेटेड मतलब गीला, देखते होगे लुगदी सा बन जाता है, जिसको हम बोलस, भोजन के अंदर जब खाना मुंह के अंदर होता है तो उसको बोलस कहते हैं हम। और उसमें चाइम, काइम जैसे, मतलब जो हमारी टोंग है, जीभ, इससे सलाइवा निकलती है और उसको लुगदी के रूप में एक आसानी से, जिससे कि वो ओइसोफेगस में भोजन पास हो सके, स्मूथ, चिकना। When we eat something we like, our mouth waters, this is actually not only water, जब कुछ खाते तो मुंह से लार निकलता, पानी कहते गिर जाती, ये पानी नहीं है, ये हमारा लार है, सलाइवा, बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा secreted by the salivary gland, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा निकलता है जिसमें एंजाइम होता है। अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ द फूड बी ingest in its complex nature, it is to the absorbed from the alimentary canal। अब ये जो है बताया ना, सलाइवा, सलाइवा जो है अमाइलेज निकल रहा है, अमाइलेज जो है एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च पर वर्क करता है और उसको थोड़ा सिंपलर माल्टोज में बदल देता है, भोजन को हल थोड़ा सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। इसके बाद फिर भोजन हमारा ओइसोफेगस, मतलब जो ग्रासनली है, फूड पाइप, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसमें एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब पेरिस्लेटिक मूवमेंट होता है, प्रकुंचन संकुचन, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मूवमेंट के थ्रू भोजन ऊपर से नीचे की तरह सरकता रहता है, पास होता रहता है। It has to broken into smaller molecule, another aspects of the food be ingest, मतलब वही जो अंदर हमने लिया इन कॉम्प्लेक्स नेचर में था, to absorb from the alimentary canal, it has to broken into smaller molecule, this is done with the help of biological catalyst। biological catalyst का नाम किसको दिया गया, एंजाइम को, called enzyme। The saliva contain an enzyme called salivary amylase, अंडरलाइन आप कर लीजिएगा सब पॉइंट जो पढ़ा रहे हैं मेन, फिर बाकी केमिकल प्रोसेस ये सब अलग अलग नोट करवा देंगे।
that break down starch which is a complex molecule to give simple sugar. स्टार्च जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसका हम डाइजेशन नहीं कर सकते आसानी से, लेकिन इस पे जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, एंजाइम है, एमाइलेज कुछ वर्क उस पर अपना वर्क किया और उसको सिंपल में चेंज किया. द फूड इज मिक्सड थ्रोली with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. हमारे बॉडी का हार्डेस्ट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट जो है मसल्स है टोंग की मसल्स. It is necessary to move the food in regulated manner. ये जरूरी है फूड हमारा रेगुलेटेड मैनर जिसको हम प्रेस्लेटिक मूवमेंट बोलते हैं. The digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically. यह प्रेस्लेटिक मूवमेंट बताया हमने ना, एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. भोजन को आगे की तरफ धकेलती रहती है. यहाँ से यहाँ पे आगे. These the peristaltic movement अंडरलाइन कर लीजिएगा occurs all along the gut. All along the gut. gut मतलब फूड आहार मतलब एलिमेंट्री कैनाल को हम गट भी कहते हैं, भोजन की नली, ठीक ना. From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or oesophagus. अब हमारा भोजन मुंह से कहाँ पहुंच गया, स्टमक में. तो स्टमक ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है. अगला डाइजेशन फूड का यहाँ होगा. फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता, कोई एंजाइम वहां नहीं रिलीज होती है, बस केवल भोजन आगे पास होता है. द स्टमक इज अ लार्ज. स्टमक क्या है, लार्ज ऑर्गन है, जे शेप का होता है. एक्सपैंड व्हेन फूड इंटर्स, जब भोजन इसमें इंटर करता था एक्सपैंड कर जाता है. मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विद मोर डाइजेस्टिव जूस. अब इसके गैस्ट्रिक वाल से तीन मतलब डाइजेस्टिव जूस निकलता है और तीन तरह का इसमें सिक्रीशन होता है. एक HCl का सिक्रीशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फूड मीडियम को एसिडिक पहले बनाने का काम करता है. दूसरा, फूड के साथ आए हुए बैक्टीरिया अदर को ये किल करता है. और म्यूकस का सिक्रीशन होता है. म्यूकस जो है एसिडिक प्रभाव को कम करता है, समाप्त करता है. जैसे एसिड से जल जाता है तो उसके ऊपर हम ग्लिसरीन या और चीज लगाते हैं, तो ऐसे ही डिप्लीशन जो गैस्ट्रिक वाल के क्षरण को बचाता है म्यूकस. और तीसरा है पेप्सिन. तो पेप्सिनोजन जो है इनएक्टिव स्टेज में एंजाइम का सिक्रीशन होता है जो कि एसिडिक मीडियम में एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होकर के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है. यहाँ काम है जो स्टमक में डाइजेशन हो रहा है फूड का, प्रोटीन का हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं. ऐसे दूध की प्रोटीन जो केसीन होती है उसको रेनिन नामक एंजाइम है जो पेप्टो उसमें करती है और उसके बाद पेप्सिन उस पर एक्शन करके पेप्टोन्स में उसको भी बदल देती है. डाइजेस्टिव जूस. द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड present in the wall of the stomach. These release hydrochloric acid, protein digesting enzyme called pepsin and mucus. तीन अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये मेन पॉइंट आप नोट्स में जरूर लिखिएगा, इसका अच्छा नोट्स बने बायो का. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम व्हिच हैव ऑफन हर्ड एडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी. हम लोगों ने सुना है कि एसिडिटी हो जाती है, अम्लीयता होती है, कच्ची डकार आती है. तो इसी की वजह से जब हमारे भोजन हम काफ़ी देर तक खाना वगैरह नहीं खाते हैं तो एसिड्स बनने लगता है. कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस अबव. द exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscles. क्या होती है इसमें, sphincter muscles होती हैं which release it in small amounts into small intestine. अब यहाँ से भोजन जो है प्रोटीन बताया हमने, प्रोटीन पेप्टोन में बदल गया बाई पेप्सिन के द्वारा. पेप्सिन पहले इनएक्टिव स्टेज में रहता है
पेप्सिनोजन में, जो कि HCl की उपस्थिति में एक्टिव हो जाता है पेप्सिन में, और फिर भोजन आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स होता है, डिओडिनम, जिजिनम, इलियम। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल व्हिच हैज फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। कॉइलिंग के रूप में आप देखते होंगे करीब 18 फीट होती है, 9 मीटर के आसपास। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। अब चूंकि स्टमक में जो फूड था उसका नेचर कैसा था, एसिडिक, HCl मिला है। आगे प्रोटीन, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स, अलग अलग एनिमल में अलग अलग होती है, डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड टू अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, उनमें बड़ी होती है। अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, चूँकि सेलुलोज का पाचन करना होता है। मीट इज इजियर, मीट आसानी से पच जाता है, इसलिए यहाँ छोटी होती हैं। हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यही पैराग्राफ और आज एक्सप्लेन कर दूं, इसके बाद आगे पढ़ाएंगे कल। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट्स ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, मतलब पूरे भोजन का लास्ट डाइजेशन जो होना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और वो भी इलियम पार्ट्स में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लिवर एंड पैंक्रियाज फॉर दिस पर्पज। लिवर हमने बताया था शुरू में ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी का है, और लिवर से बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, और बाइ बाइलोरुबिन नामक प्रोटीन जिसके वजह से हमारा मल का कलर येलो होता है, और एक होता है बाइलोरुडीन जो कि ग्रीन कलर, हल्का ग्रीन कलर होता है, जो बाइल जूस है। तो बाइल जूस का काम है फूड मीडियम को एसिडिक से बेसिक में नेचर में बदलना, और दूसरा फैट के ग्लोब्यूल्स को सिंपलर में या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। पैंक्रियाज से तीनों तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले, प्रोटीन को पचाने वाले, और फैट को। तो कार्बोहाइड्रेट को ये आपका एमाइलेज है, और फैट को के लिए लाइपेज है, और प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है, जो कि जो पेप्टोन था, प्रोटीन से पेप्टोन बना, और पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है ये, और प्रोटीन का लास्ट डाइजेशन जाके इलियम में होता है, जहां पेप्टाइड से एमिनो एसिड में, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। आगे देखिए पर्पस, है द पर्पस, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, यस, बाइल जूस फ्रॉम द लिवर accomplish this in addition to acting on fats. Fats are present in the intestine in the form of large globule which make it difficult for enzyme to act on them, मतलब बड़े मालिक्यूल में होता है, जो कि एंजाइम के लिए वो डिफिकल्ट होता है उस पर वर्क करना, इसलिए बाइल जूस उस पर एक्ट करता है। टू फॉर्म अ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक द डिफिकल्ट टू एंजाइम बाइल साल्ट ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, जिससे कि एंजाइम के एक्शन को बढ़ाया जा सके। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन, इसको कहते हैं आप सोप जैसे। सोप का इमल्सिफिकेशन होता है दूध में, जब जैसे तेल में हम दूध मिला जाते हैं तो पाइसीकरण हो जाता है, या साबुन कपड़ा मिला के रखते हैं तो डर्ट उसमें अलग। वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4 द पैंक्रियाज सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस which contain enzyme like trypsin for digesting protein, lipase for breaking down emulsified fat को, and walls of the small intestine contain glands which secrete। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती, वहाँ से भी एंजाइम का सिक्रीशन होता है, वहाँ 5 तरह के एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को फैट के प्रोटीन के लिए होती हैं, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रेज, सब एंजाइम निकलती हैं जो कि इनको कन्वर्ट करती हैं सिंपल में।
एंजाइम प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू एमिनो एसिड। कौन सी एंजाइम है? ट्रिप्सिन, जो कि इलियम पार्ट्स में, जिजिनम में केवल सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया जाता है, और ग्लूकोज एंड फैट जो है फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलर, जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है, साल्बुल है, एब्जॉर्ब हो सकता है। प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर एमिनो एसिड है, जो कि एब्जॉर्ब आसानी से हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज। Digested food is taken up by the walls of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection, ऐसे बिलाई जिसको बोलते हैं बिली, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है डाइजेस्टेड फूड का ब्लड के द्वारा, और इस तरह से ब्लड के थ्रू वो सेल तक पहुँच गया साइटोप्लाज्म में, उसी को एसिमिलेशन कहते हैं। तो 4 प्रोसेस पूरा हुआ। अब अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो वाटर में मिक्स होकर के लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बेस्ट फीकल मैटर है वो रेक्टम से जो है एनस के थ्रू बाहर हम निकाल देते हैं। वहाँ पे भी स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो उसको हेल्प करती हैं आउट होने में, एनल स्फिंक्टर बोलते हैं। तो ये आपका डाइजेशन कंप्लीट हुआ, और जो भी बातें समझ में नहीं आई होंगी आप अगली क्लास में पूछिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइए, तैयार करिए और अटेंडेंस दे दीजिए।